बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता कल आवाम से बराह रास्त बज़रिया टेलीफोन पर गुफ्तगू की और आवाम से जुड़े हुए तमाम सवालात के बड़े मुफस्सिल और जामे जवाबात दिए। चाहे वो महंगाई का इशू हो, मुल्की मईशत की बात हो, तब्दीली के असरात की बात हो, करप्शन के खिलाफ जहाद की बात हो, मुल्की सियासत और सबसे अहम कोविड-19 की तीसरी लहर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि कोविड-19 की तीसरी लहर के हवाले से आवाम को इंतहाई इसे सीरियस संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि इसके नताइज पहली और दूसरी वेव की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक सामने आ रहे हैं, तिब्बी लिहाज से भी, और इसके फैलाव की जो रफ्तार है वो भी बहुत ज़्यादा है पहली और दूसरी वेव की निस्बत। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब इसका शिकार हुए, अल्हम्दुलिल्लाह इससे सेहतियाब हो चुके हैं, और उन्होंने आवाम से अपील भी की और उन पर जोर भी दिया कि वो जो एहतियाती तदबीर हैं उसका इस्तेमाल करें, फासला रखें समाजी, और मास्क का इस्तेमाल, साथ में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको भी तेज़ और आवाम को उसको अवेल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जहाँ तक महंगाई की बात है, इस हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से सवालात हुए। करप्शन के खिलाफ जो उनका इंतखाबी नारा या उनकी सियासत का महवर है उस पर भी सवालात हुए। प्राइम मिनिस्टर ने जो जवाब दिए उसको भी हम आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरूर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सेनेट का आज पहला सेशन हुआ और पहले ही सेशन में जो अपोजिशन का इत्तेहाद है पीडीएम, उसमें जो वाज़े दराड़ें बयानात की सूरत में हमें नजर आ रही थी, आज अमली तौर पर बटी हुई अपोजिशन नजर आई, क्योंकि नून लीग के पार्लिमानी लीडर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने चेयरमैन सेनेट से तकाजा किया कि जो 5 जमातों का इकट्ठ बना है, नून लीग है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान है, बीएनपी मैंगल है, नेशनल पार्टी और दीगर इनके जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, 27 सेनेटर्स के लिए अलहदा नशस्ती दी जाए। और झगड़ा है लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐवान बाला सेनेट में, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं, जो उन्हीं के अपोजिशन के एलाइज हैं, वो इनको नहीं मानने को तैयार। साथ में पीडीएम की जानिब से शोकस नोटिस भी इशू हुआ है पीपल्स पार्टी और एएनपी को, और सवाल पूछा गया है यकीनन कि बताया जाए कि क्यों कर लीडर ऑफ द अपोजिशन में जो मामला तय हुए थे उससे रूगर्दानी की गई। तो अपोजिशन की सियासत पे भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हाफ में हमें दो इंतहाई मौजू और नुमाइंदा शख्सियात ने बजरिया स्काइप ज्वाइन किया है, इनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके हमरा स्काइप पर मौजूद हैं पीजे मीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ प्रोग्राम सच के साथ। बैरिस्टर अली जफर साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज करूंगा, चूंकि सेनेट का आज पहला सेशन था, उस पर भी हम आते हैं। जरा प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सवाल, जो आपका सेशन हुआ उसमें बड़ा अच्छा एक तो तरीकाकार है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हुक्मरान वक्त को पता चल जाता है कि अवाम के एहसास, जज्बात और तवक्कुआत क्या हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा करप्शन के खिलाफ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, और उन्होंने कहा कि वो अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते, अदलिया उनका साथ दे तो फिर मामला जो है वो हतमी सूरत इख्तियार कर पाएंगे। नवाज शरीफ साहब के बाहर जाना, 7 अरब रुपए का जो श्योरिटी बॉन्ड की बात की, साथ में उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ मुकदमे नैब बनाती है उनको भी बेल्स मिल जाती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं और वजीर कानून भी रह चुके हैं, जुडिशरी तो एक खुद से एक इंस्टीट्यूशन है, तो किस किस्म के इश्तराक अमल प्राइम मिनिस्टर साहब के जहन में जिससे करप्शन के खिलाफ या इसको आनी हाथों से निपटा जाए, वो किस किस्म का साथ चाहते हैं अदलिया का? बैरिस्टर अली जफर साहब जी देखें, 3 एस्पेक्ट्स हैं जी। एक तो सबसे पहले और सबसे जरूरी आपकी नीयत होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए कि करप्शन को खत्म करना है। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब की उन्होंने अमली तौर पे उसको साबित कर दिया है कि वो कंप्लीटली करप्शन के खिलाफ हैं, और वो इस पे जंग जो है, जो मुहिम है, वो एंड तक चलाते रहेंगे जी। दूसरी स्टेज होती है कमिटमेंट के साथ साथ आपको इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन की जहां तक ताल्लुक है वो आपकी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बेस पे आप प्रोसिक्यूशन करते हैं और फिर आप अदालत में केस को लेके जाते हैं। तीसरी स्टेज है प्रोसिक्यूशन की, जहां इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एक केस पेश किया जाता है अदालत में कि आपने ये हमारे पास सबूत है और अब आप इस शख्स को
जिसके खिलाफ ये सबूत है आप इसको सजा दें। चौथी स्टेज है फिर अदालत की, और अदालत को फिर बिल्कुल गैर जानदारा तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, इंडिपेंडेंट और आजाद तरीके से उनको फिर ये फैसला करना होता है कि क्या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक चीज साबित हो गई है, और अगर हो जाए तो फिर उसको कन्विक्शन करें। तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जिक्र किया अदालतों का, वो उस चौथे एस्पेक्ट का जिक्र था कि अदालतों को भी अपना रोल अदा करना है। ये नहीं कि केस चलता रहे 10-10 साल और उसका फैसला ना हो। तो उसके लिए जरूरी है कि अदालती निजाम हमारा बेहतर हो, ताकि एक शख्स के खिलाफ, जिसके खिलाफ केस एक बना है, प्रोसिक्यूशन हो रही है, उसके खिलाफ फैसला किया जाए। ये नहीं मतलब कि उसको आप फैसला कन्विक्शन में ही आप उसको सजा ही दें, लेकिन फैसला जल्द हो। चाहे सजा देनी है या नहीं देना, वो तो शहादत पे डिपेंड करेगा, प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करेगा। अदालती इस्लाहात की भी मैं आता हूँ पीजी साहब, आपसे एक और ज़िमनी सवाल बैरिस्टर साहब करता चलूँ। अदालती इस्लाहात का भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि वो वक्त का तकाजा है। चूँकि आप ज़ाहिर बात है आप सेनेटर हैं, लेजिस्लेटर हैं, बड़े मुमताज़ कानूनदान हैं, लॉयर हैं। सर बताइएगा ये इस पर क्या रुकावट हायल है? जैसे आपने कहा एक तो वक्त पर फैसला, हमारे यहाँ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि साल साल मुकदमात चलते हैं और नतीजा कोई नहीं निकलता, जिससे जो एक आम आदमी है मेरी तरह का, वो ये नतीजा अखज़ करता है कि शायद कोई नतीजा निकलता ही नहीं है। इस वजह से जो माइटी है, जो ताकतवर लोग हैं, दे हैव देयर वे, और बसद एहतराम कहा जाता है कि तगड़ा वकील कर लो तो आप जो है आपको बेल भी मिल जाएगी। सर ये इस्लाहात तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? ज्यादा ड्राइविंग सीट किसकी होनी चाहिए? वजारत कानून, हुकूमत वक्त ने करना है या अदालतों ने खुद से करना है? इस्लाहात के अमल का आगाज किस तरह होना चाहिए? ये देखिए, इसमें एक शख्स नहीं या एक इंस्टीट्यूशन नहीं इसमें पूरा कर सकती। ये हुकूमत का भी काम है। इसमें ऑपोजिशन, क्योंकि कानून साजी ऑपोजिशन की मुशावरत से ही होती है और उनकी कमिटमेंट से होती है, तो उनकी भी बहुत बड़ा रोल है जी। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन जुडिशरी की जो है, अदालतें हैं, उनका भी बड़ा रोल है कि उनको ट्रेनिंग की जाए, वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है। ये एक इंस्टीट्यूशन पे आप जिम्मेदारी इसकी नहीं ठहरा सकते। अदालतें कहती हैं कि जनाब हमारे पास प्रोसिक्यूशन आती है, वो अपनी तरह तैयारी से नहीं आती। जो प्रोसिक्यूशन है वो कहती है इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होती। हुकूमत कहती है कि अदालतें बहुत डिले कर देती हैं। तो ये रिफॉर्म जो है, ये पैकेज है, और रिफॉर्म शुरू होनी चाहिए लीगल रिफॉर्म से, यानी कि हमें जो इस्लाहात करनी है पार्लियामेंट में, तो इसमें पार्लियामेंट की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खुशी की बात यह है कि आज मैंने देखा पहले इजलास में जो सेनेट का हुआ कि ऑपोजिशन की तरफ से, चूंकि अब वो एक तरह पीडीएम टूट गई है और अब वो एक अलग अलग जमातें हैं, तो उनकी तरफ से जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे उनकी तरफ से एक बड़ा अच्छा ऑफर आया कि हम वक्त आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और इस्लाहात की तरफ भी गौर फिक्र करें और हुकूमत का हाथ आगे बढ़ाएं। तो उस लिहाज से हमने देखा कि आज पहला बिल भी बड़ी यूनानिमसली हर एक की एग्रीमेंट के साथ, उसमें ऑपोजिशन भी और जो हुकूमत थी वो भी शामिल हुई, और वो बिल पास हो गया और कानून साजी हो गई पहले दिन में ही। तो अगर यही स्पीड हमारी रही तो हम देखेंगे कि जल्द इंशाल्लाह हम ये इस्लाहात की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ कानून साजी इनफ नहीं है, कानून तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट होना, उसको आगे चलाना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो फिर जिम्मेदारी अदालतों पे आ जाएगी। ठीक है, मैं इस पर सर दोबारा लौट के आऊंगा। पीजे मीर साहब, मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, सर आप चूंकि खुद भी बड़े मायनाज मीडिया प्रैक्टिशनर है, ये जो Q&A का सेशन होता है आवाम के साथ, आप समझते हैं इट्स अ गुड वे, एक अच्छा तरीका है कि वज़ीर आज़म बरह रास्त सवालात करें? सारे सवालात हुए और IMF के हवाले से भी सवाल हुआ, मईशत के हवाले से सवाल हुआ, बिजली के बिलों, IPPs के मुआहदात के हवाले से सवाल हुआ, करप्शन के खिलाफ सवाल हुआ। जो वजीर आजम साहब के जवाबात थे, आप समझते हैं कि जो उनके वोटर और सपोर्टर हैं या जो उनके नाकदीन हैं, उनके लिए ये काबिल कबूल जवाबात होंगे? पीजे मीर साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जब आप एक सेन जवाब देते हैं एक सेन क्वेश्चन का,
तो नेचुरली जो कॉमन सेंस जिसमें होगी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, वेदर गवर्नमेंट में या ऑपोजिशन में है। ये बड़ी अच्छी चीज है कि प्राइम मिनिस्टर ने पल्स देखी है लोगों की, क्योंकि आपने जब तक लोगों की पल्स नहीं देखते हैं आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है। मैक्रो लेवल पे तो सबको पता होता है, लेकिन माइक्रो लेवल पे राइट ऑन द ग्रास, आई थिंक ये जो एक एक्सरसाइज है इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। और इसमें एक होता है कनेक्ट होता है। अब वजीर आजम देखें, वो दिन चले गए अनवर कि वजीर आजम उधर जा रहे हैं जलसा हो रहा है, इधर जा रहे हैं जलसा हो रहा है। ये थ्रू द मीडियम ऑफ दिस मीडिया मैं समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज कि जिसके अंदर ऑब्वियसली उनका टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन जो सवाल आते हैं नेचुरली वो फिल्टर होके आते हैं, अच्छे सेंसिबल सवाल ही आगे लेके जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और इस पे मैं कहता हूँ कि आवाम का बहुत फायदा, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार वजीर आजम जो है ये हमारे साथ है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा सर सवाल ये कि जो जवाबात सामने आए, जो मैंने सवाल बैरिस्टर साहब के सामने भी रखा कि उनका मैं अकेले नहीं कर सकता, मौशरती रवैयों को भी बदलना है। चाहे उनसे जब सवाल हुआ कि करप्शन का मुकाबला कैसे किया जाए, तो उनका मैं अकेले नहीं लड़ सकता, अदलिया को भी इसमें रोल अदा करना है। नैब का भी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि वैल्यू सिस्टम हमारा चेंज हो गया है। पहले करप्शन होती थी, लोग उससे बुरा समझते थे। अब नैब की पेशियों के बाद भी जो लोग आते हैं या जमानतों पे आते हैं उन पे गुलपाशी होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जवाबात इन द मिडल ऑफ हिज टेन्योर, ज़ाहिर बात है अब 2.5 साल गुजर गए हैं और अब 2.5 साल रह गए हैं, आवाम के लिए काबिल कबूल होंगे। तब्दीली के हवाले से सवालात हुए कि आपने तब्दीली कहा था, उसकी रफ्तार से आप मुतमईन हैं। जवाबात आवाम के लिए आपके ख्याल में एज ए मीडिया पर्सन आप समझते हैं, क्योंकि आप भी आवाम की पल्स को बहुत अच्छा समझते हैं, कैसे लिया होगा इन जवाबात को वजीर आजम साहब के कि वो कह रहे हैं इदारे साथ होंगे तो फिर डिलीवर हम कर पाएंगे? ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा। देखिए, आप हिस्ट्री ले लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री ले लें, जब भी एक मिलिट्री गवर्नमेंट आती है वो क्यों आती है और वो शोर किसका करती है? करप्शन का करती है। कभी आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को देखा है शोर करते हुए? हाँ जी, करप्शन खत्म करेंगे। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने, मैं समझता हूं कि ये जो ये कब्जा माफिया एंड ऑल दैट, इसको वो कहते हैं ना बाय द हॉर्न पकड़ा है। और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पहले तो कोई करता नहीं था। क्योंकि आपके जो ये जितने भी कब्जे वाले थे ये खुद आपके मेंबर्स होते थे, खुद ही आपके ये पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मैं समझता हूँ ये जो एक कहा है कि भाई मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, इसके अंदर हमें एक तो अपोजिशन की सपोर्ट चाहिए, हमें अवाम की सपोर्ट चाहिए, और जो गवर्नमेंट चल रही है अगर ये गवर्नमेंट आप इसको सपोर्ट कर दोगे, आई कैन टेल यू कि आने वाली गवर्नमेंट्स को इतनी आसानी हो जाएगी गवर्न करने के लिए कि ये कहेंगे कि यार ये तो देखो क्या लेगेसी छोड़ के गए। तो मैं यही कहूंगा कि देखें, मैं तो करता हूं ये एक आम आदमी की आवाज, खुली कचहरी, और अनवार उसके अंदर ग्रास रूट लेवल पे बहुत करप्शन है। पाकिस्तान में कहीं चले जाए छोटे छोटे कब्जे हो रहे हैं हर जगह। अब इनको मैंने तो बल्कि प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए मैंने कहा है कि जो लोग पूरे पाकिस्तान में मुझे नाम दे दे, टेलीफोन नंबर दे दे, बाकी वजीर आजम या उनका पोर्टल जाने, वो जो करते हैं वो करें। हमने पकड़ना है मिलके। जब तक हम मिलके एक यूनिफाइड एफर्ट नहीं करेंगे, याद रखें हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। हमारा इंटरनेशनल जो हमें टेंट किया हुआ है कि हम करप्ट लोग हैं, ये टेंट आपके ऊपर से नहीं उतरेगा। और साथ साथ आप देखोगे कि जो ये FATF और बाकी आपके वर्ल्ड बैंक हो गए, IMF हो गए, इनमें के कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो पाकिस्तान इज डूइंग समथिंग अगेंस्ट दिस करप्टिव एलिमेंट्स। और ये आपका इसके स्पिल ऑफ इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा स्टेप है। बट एट द सेम टाइम अभी जो अली बात कर रहे थे, देखें कोर्ट्स को जो मर्जी लॉज दे दे, कोर्ट्स हैव टू मेक अप अ माइंड कि इम्प्लीमेंट योर डिसीजंस ASAP। ये जो हमारे पास 2 खातून हैं, ये आलिया और उज़मा, प्लीज इनको साइड पे रखें। और ये जो महफूज साहब आ जाते हैं इनको भी साइड पे रखें। हर फैसला महफूज हो गया है, और भाई फैसला आप दे दो। अब आप जब महफूज करते हो एक टेलीविजन पर डिबेट शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्विक और स्पीडी काम करना है। अभी भी कोर्ट्स के अंदर आपके पास 30-40 इयर्स ओल्ड केसेस पड़े। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? तो इसको जितनी जल्दी आप एक्सपेडाइट करेंगे, आप इस पे रिफॉर्म्स लेके आएंगे, स्पीडी कोर्ट्स बना देंगे, आई टेल यू ये लोगों के जो मसले मसाइल, और
फोर्थ जनरेशन, अनवार मेरे भाई, फोर्थ जनरेशन बुढ़े हो गए और उनके केसेस अभी तक लगे में। ये आपका रुख ठीक है। सो वी नीड टू बी एक्सपेडिटिंग ऑल ऑफ ये बहुत, इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं हो सकती। मैं बैरिस्टर साहब ये भी बताएगा, वज़ीर आज़म साहब ने कहा, ज़ाहिर बात है तब्दीली की रफ्तार, चूंकि वज़ीर आज़म साहब आपकी जमात नारे से आई थी नया पाकिस्तान के हवाले से, और उनसे सवालात भी होते हैं, रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट भी वज़ीर आज़म साहब तसलसल से उसकी बात करते हैं। तो जब उनसे सवालात हुए तो उन्होंने ईरान के इनकलाब, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है आप हुकूमत का, केयरटेकर गवर्नमेंट का सेटअप का हिस्सा रहे, अब आप हुकूमती जमात से आपका ताल्लुक है, आपसे जानना चाहूँगा लोगों की क्या तवक्कुआत, क्या आप समझते हैं लोगों की ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि रफ्तार बहुत तेज़ होनी चाहिए, और जब हुकूमत में आते हैं तो तब पता चलता है कि कितनी बॉटल नेक्स हैं, कितनी रुकावटें हैं, तो क्या लेसन लर्न क्या होना चाहिए? ज़ाहिर बात है जब आप आवाम से रुजू करते हैं, उनसे वोट मांगते हैं, तो आप लोग तो कहते हैं 90 दिन में आप ये करेंगे, 6 माह में ये कर देंगे, साल का ये अहदाफ है, 2 साल के ये अहदाफ हैं, 2.5 साल के बाद हम ये अचीव कर लेंगे, जो आपका मंशूर होता है। तो अवाम तो फिर उसी तरफ देखते हैं, हुकूमत के आगे पता चलता है कि जी कितनी मुश्किलात हैं और हर जगह रोड ब्लॉक्स हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब आप हुकूमत में होते हैं, आपका ख्वाहिश होती है कि आप इम्प्लीमेंट करें अपनी पॉलिसीज को जल्द से जल्द, लेकिन बीच में बहुत सारी रुकावटें हैं, माफियाज हैं, लोग रेजिस्ट करते हैं। जब भी आप तब्दीली चाहें, चाहे छोटी सी तब्दीली हो, अपने घर में क्यों ना तब्दीली करना चाहें, आपको रेजिस्टेंस आती है। जो लोग एक तरह यूज टू हैं, बहुत अरसे से वो एक चला रहे हैं अपना कारोबार एक तरीके से, उनको जब आप पकड़ते हैं और उनको आप कहते हैं कि आप तब्दील हों, तो उसमें भी मुश्किलात आती हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या पॉलिसीज सही दुरुस्त पॉलिसीज आ गई हैं, आर दे इन प्लेस? अगर वो वाकई ही वो पॉलिसीज दुरुस्त हैं तो फिर उसका रिजल्ट आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का जहां तक ताल्लुक है, यानी कि एक आपकी पॉलिसी आ गई, कानून आ गया, उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, वहां मेरा ख्याल है ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त कॉन्सेंट्रेट करें हम, वहां ज्यादा जरूरी है कि उसको देखें कि वो इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। आप एग्जाम्पल ले लें, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जहां कवानीन भी आ गए हैं, पॉलिसीज भी आ गई हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतनी सारी रुकावटें हैं कि आपको मजीद कवानीन बनाने पड़ते हैं उनको तब्दील करने के लिए, फिर आप दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो ये चीजें तो सर ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इम्प्लीमेंटेशन में मसाइल आते हैं। सर सवाल ये है कि सिमत का तयन ठीक होना चाहिए और कम्बिनेशन ऑफ टीम। मैं आपसे जानना चाहूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात तो ठीक है कि जो काम करेगा, डिलीवर करेगा, वो उनकी काबीना का हिस्सा होगा, लेकिन अब 2.5 साल में तीसरी मरतबा बाज़गश्त सुनाई दे रही है, और ज़ाहिर बात है तीसरे वज़ीर ख़जाना भी आपके आए हैं, पहले असद उमर साहब थे, फिर हफीज शेख साहब, अब हमाद अजहर साहब आए हैं। बाकी तब्दीलियों की भी बाज़गश्त हम सुनते हैं, आपको ज़्यादा इसकी इनसाइड होगी। सर वो जो राइट कम्बिनेशन है वो अब तक बनाने में कामयाबी हो सकी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को? क्योंकि उनका ये भी हमेशा से कहना है कि एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो बेस्ट टीम सेलेक्ट करते थे। सियासत में वो चॉइसेस अवेलेबल हैं? जी देखिए बिल्कुल है, बल्कि अब आप देखें कि अब एवोल्यूशन की बात करते हैं, आप नई नई चीजें, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, और तब्दील स्ट्रेटजी को तब्दील करना भी एक लीडरशिप है। ये नहीं कि आप एक ही तरफ चलते जाएं। अगर आप देखते हैं कि तब्दीली की जरूरत है, तो आप एक क्रिकेट की गेम के बीच में भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। अब आप देखें कि जो इकोनॉमिक एक टीम बनाई है, बहुत बड़ी टीम है, और उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो फाइनेंस के हों, बैंकिंग के हों, वो सारे एक जगह बैठ के एक थिंक टैंक की तरह काम करेंगे। और ये थिंक टैंक आप देखेंगे बाहर जितने मुमालिक हैं उनमें इस तरह की थिंक टैंक्स होती हैं। बहुत देर से हम सोच रहे थे कि थिंक टैंक होनी चाहिए, अब वो आ गई है। तो जो पॉलिसीज बनी है उनको मजीद अब फाइन ट्यून किया जाएगा, और फाइन ट्यून करने के बाद उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारी इकोनॉमी है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब अगले 2 साल में
उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी और तेजी से होगी। अच्छा पीजे मीर साहब, थोड़ी सियासत पे आते हैं, इकोनॉमी पे हम आएंगे। पीडीएम का मैंने इब्तिदा में कहा था, आपसे जानना चाहूंगा, आप गैर जानिबदार तजिया कार हैं सर, क्या एक थी पीडीएम, अब हम यही जिक्र करेंगे? मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, आज तो बैरिस्टर साहब भी मौजूद थे सेनेट में, अब तो वाज़ेह तौर पर आ गया है वो गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिनको 3 मार्च को नून लीग ने वोट दिया जब सेनेट का इलेक्शन हुआ और साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई और फिर उनका जाना भी ठहर गया। अब उन्हीं को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं मान रहे सर, ये क्या क्या पहले मिले, माजी इनका मुतहारिब भी रहा, आप भी मौजूद थे लंदन में जब मिसाक जमहूरियत हुआ, कल भुट्टो साहब की बरसी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को ही पार्लियामान में और जमहूरियत में रहकर हुकूमत के खिलाफ लड़ना आता है, 9 सितारों की बात कर रहे थे, आज शायद खाकान अब्बासी उनको फ्रेंडली ऑपोजिशन कह रहे हैं। क्या तबसरा है आपका पीडीएम के हवाले से? देखिए पीडीएम, पहले तो हम डिस्कस करें ना कि पीडीएम है क्या है। जी, मैं इसे कहता हूं पाकिस्तान डिनायल मूवमेंट, पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट। और जब आप कहते हो पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, हाउ कैन यू हैव अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट व्हेन यू गॉट एन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट सिटिंग देयर? अब उस पर डिनायल पे आइए। सो आपका तो नारा ही बिल्कुल गलत है। ये पीडीएम इज एन ऑब्सोलीट नारा, क्योंकि यू कांट हैव अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो फिर किस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हो? सो यहां इनका केस आप इधर ही खत्म कर देते। अब बात आती है, इनकी यूनिटी ऑपोजिशन में भी कभी नहीं थी, इनकी यूनिटी गवर्नमेंट में भी कभी नहीं थी। आपने देख लिया कोलिशन गवर्नमेंट के माजी करीब में तो बहन भाई का रिश्ता था ना पीजे साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूं, माजरत कता कलामी के लिए, बिलावल साहब और मरियम नवाज साहबा, मरियम साहबा ने कहा था बड़ी बहन वो भाई थे, तो अभी तक तो बहुत अच्छे इनके ताल्लुकात चल रहे थे, क्या ऐसा हुआ? देखें, जब कॉरिडोर्स ये कॉरिडोर्स में आप आते हैं ना पास के जी, उसके अंदर आपकी सिमतें चेंज हो जाती हैं। उस वक्त नारे लगाने से पहले बहुत होता है, अंदर आके आपके डायनामिक्स और चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो सारा आप सुन रहे थे, ये पॉलिटिकली आप कह रहे हो कि गेम्समैनशिप थी। एंड इसके अंदर आपने शटलकॉक्स को भी देखा, कोई शटलकॉक इधर से आ गया, कोई इधर से चला गया। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा शटलकॉक हमारे मौलाना साहब, उनको समझ नहीं आई कि मैं गया किधर और मेरे साथ हुआ क्या। तो ये आप कह लो कि बिकॉज हमारा अपना पॉलिटिकल सिस्टम इतना वीक है, फ्रेजाइल है ओवर द इयर्स, आप ये 5 साल, ये 4 साल, 3 साल के अंदर ये गवर्नमेंट तो नहीं ठीक कर सकती। अब इसके अंदर हमें इस्लाहत लानी है, वो कैसे लाएंगे जब तक आप ऑपोजिशन को ना साथ बिठाएं। तो एज फार एज आप कह लो कि ये फ्रेंडशिप और नारे, ये तो वही है ना, रीगल चौक के ऊपर मैं पेट फाड़ दूंगा, उसके बाद पेट फाड़ के आप मेरे साथ आ जाओ। तो आप इनको अब लोग भी नहीं नोटिस करते, ना कोई इसका कोई टेंशन देता है। इनको पता है एक इधर से आएगा, एक काउंटर इधर से आ जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे लोग किसको पागल बना रहे? अवाम को। सो अवाम बहुत तकड़ी हो गई है, तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके सामने गुर्बत आ रही है। एक तो कोविड की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, क्या पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ रही है। तो अब लोग प्रैक्टिकल हो रहे हैं इसके अंदर। सो हमें भी लोगों को इसी तरीके से दोनों ने मिलकर सपोर्ट करना है, और ये जो बैंटरिंग है ना, इस बैंटरिंग को खत्म कर दें। ऑनेस्टली ये बैंटरिंग जब तक आप नहीं अपने नेशनल असेंबलीज और सेनेट में नहीं खत्म करोगे, आवाम के कोई काम नहीं होंगे, कोई लेजिस्लेशन पास नहीं होगी, और फिर आप इलेक्शन के पीरियड के अंदर आ जाओगे। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट डूइंग वर्क फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। बैरिस्टर जफर साहब, आप सर समझते हैं, जाहिर बात है आपके लिए तो ये एक अच्छी सियासी सूरत हाल है, एज ए पोलिटिकल पार्टी के पीडीएम इंतशार का शिकार है, लेकिन आप जैसे आज बात हो रही थी और वजीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे थे, उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पीडीएम से पे कम तवज्जो रखें और अपनी वजारत और 2.5 साल की कारकर्दगी पे ज़्यादा फोकस करें, उजागर करें और आगे का रोड मैप भी दें। तो पीडीएम का एक जहां पॉलिटिकली आपके लिए एक पॉजिटिव बात है कि वो इस वक्त आपस में ही लड़ाई है, झगड़ा है और आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा है, अब आप पर बार कारकर्दगी का ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि माजी में ये भी हुआ पॉलिटिकली स्पीकिंग कि हुकूमतें अगर वक्त से पहले चली गई तो उन्होंने कहा कि हमें तो काम ही करने का मौका नहीं मिला। अब इंशाल्लाह अगर आप टेन्योर आप पूरा करने जा रहे हैं तो आप समझते हैं कि कारकर्दगी का जो वादे थे, अब आपको ज्यादा फोकस अपनी कारकर्दगी परफॉर्मेंस पे करनी होगी, अब ज्यादा लफ्जी जंग में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? जी बिल्कुल, एक जो खुशाइन बात हुई है
पीडीएम जब बनी तो उसी वक्त हमें पता था कि ये पीडीएम खत्म हो जाएगी, वो इम्प्लोड कर जाएगी खुद ही। और उसकी वजह ये थी कि वो एक तो उनकी जो पार्टीज थी उनके नजरियात मुख्तलिफ थे, उनके लीडर्स मुख्तलिफ थे, उनके जो अपने सपोर्टर्स थे और वोटर्स थे वो आपस में लड़ते रहते थे। तो ये कभी, और उनका ऑब्जेक्ट जो था, जो मकसद था इकट्ठे होने का कि हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जाए, वो भी बिल्कुल गलत मकसद था। तो इसलिए उन्होंने इम्प्लोड होना ही था, वो हो गए। लेकिन उससे जो अच्छी बात हुई है वो ये है कि अब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको ये समझ आ गई है कि अगर उन्होंने कोई काम करना है, अगर उन्होंने जो आगे चलना है तो पार्लियामेंट में ही चलना है जी। और जब वो पार्लियामेंट में चलेंगे तो उसके साथ साथ वो कानून साजी भी होगी और वो फिर जो लड़ाइयां थी वो डिबेट की शक्ल में लड़ाइयां होंगी और वो उससे फायदा हुकूमत को होगा। क्योंकि जब डिबेट होती है, क्रिटिसिज्म होती है, तनकीद होती है, तो उससे इंप्रूवमेंट हुकूमत की होती है और हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर कर सकती है। इसलिए इमरान खान साहब का जो, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक ट्रेंड है और एक जो कमिटमेंट है इस मुल्क की कि हम बेहतर करेंगे, वो हम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात ये भी है कि इससे ये भी हम देखेंगे कि जो पहले हम बहुत सारी जो ऑपोजिशन की तनकीद थी उसको फेस कर रहे थे और सिर्फ उसकी ही डिबेट हो रही थी, अब हम परफॉर्मेंस की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, हम अपनी कारकर्दगी की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि अब यही होगा। अब वो जो ऑपोजिशन को हर वक्त हमने उनको डिबेट में और मीडिया पे उनके जवाबात देना हम कोशिश करते रहते थे, वो अब खत्म करके अब हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अच्छा पीजे मीर साहब, सर परफॉर्मेंस की बात होती है, आप लाहौर में मौजूद है और हमारी ज्यादा आवाम सूबों में बसती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या चूंकि अब जाहिर बात है एक तरह से जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने लिया तो बहुत से लोगों ने, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि ये सेकंड इनिंग्स है। फिर हमें बहुत सी मीडिया मार्केट में खबरें गर्दिश करती रहीं कि शायद पंजाब में तब्दीली आएगी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से। अब वो सारे खबरें भी ख़त्म हो चुकी हैं और उस्मान बुज़दार साहब पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जैसे पहले एतमाद था उन्होंने रीएट्रिएट किया है। यू आर सिटिंग इन लाहौर, पॉलिटिकल नर्व सेंटर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर रहती है। 10 अप्रैल को इलेक्शन होना है डस्का का, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इलेक्शन कमीशन का फैसला, वो कितना क्रिटिकल होगा। और पीटीआई की हुकूमत को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर इनकी हुकूमत और फेडरल में ऑब्वियसली है, बलूचिस्तान में कोलिशन है और सिंध में पीपल्स पार्टी है, कितना मैटर करता है राइट मैन एट द राइट प्लेस जो डिलीवर करे और परफॉर्मेंस के साथ जब आवाम के सामने जाएं तो बताई जा सके जी पहले ऐसे थे और हम लोगों ने ये कारकर्दगी दिखाई है। ये सिर्फ 4 चीजों पे ये हुकूमत जो है पंजाब की, मैं समझता हूं हर चीज को सरपास कर सकती है। थाना कल्चर को ठीक कर दे, पटवारी को ठीक कर दे, कब्जा माफिया को ठीक कर दे और आपके जो छोटे मोटे जो कोर्ट्स हैं इनको ये रिफॉर्म्स इनको लेके आ जाए। ये आप 4 चीजें ठीक कर दें, लोग इससे मुतमईन हो जाएंगे, आपके पास एक स्मूथ सेलिंग होगी, क्योंकि यही है कैंसर हमारी सोसाइटी के अंदर। ये इस कैंसर को आप निकाल दें, बिलीव मी हर चीज स्मूथ हो जाएगी। लेकिन आप देखें ना 69 इयर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, जिन चीज की मैंने बात की है, ये 4 साल में तो नहीं खत्म कर सकते। अब आप इस पर टाइम लगेगा। हालांकि यहाँ लाहौर के अंदर जब आप कहते हैं नर्व, यहाँ के सीसीपीओ ने बड़े बड़े लोगों पे हाथ डाल दिया है, यहाँ के आईजी ने बड़े बड़े लोगों पे हाथ डाल दिया है, जो कि अच्छी बात है, ये पहले नहीं होता था। लेकिन हमें अभी भी ग्रास रूट लेवल पे एक आम आदमी जिसका न अगला है न को पिछला है, उसकी जो पुराने मरले 2-2 मरले 3-3 मरले के जो इश्यूज हैं, ये पूरे पंजाब के अंदर है। राइट फ्रॉम सदर्न पंजाब राइट इनटू सेंट्रल पंजाब ये मसले हैं। तो यही मैं कह रहा हूं, ये इन 4 चीजों को आप ठीक कर दो और आपका जो सवाल है, ये सवाल वहीं का वहीं नेगेट हो जाएगा, फिर देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। इस वक्त लोग तंग आए हुए हैं क्योंकि ये पुरानी विरासत के अंदर आज जो हुकूमत लेके चल रही है, ये इसी वजह से लोग डिसग्रंटल्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि काम ही नहीं हुआ हुआ पहले। भाई अगर ये हो जाता, थाना आप ठीक कर देते, पटवारी जो उसने बेड़ा गर्क कर दिया है लोगों का, उसने पैसे खा के बेड़ा गर्क कर दिया है, उसके बाद आपने ये जो कब्जा माफिया है, कब्जा माफिया बड़े तो पकड़ लिए, ये छोटे लाखों की तादाद में फिर रहे हैं यहाँ, इनको हमने पकड़ना है।
और यही आपका वो कहते हैं ना जो कोरोमैन इंजेक्शन है, एक आम आदमी को लगता है। हमने इस कोरोमैन इंजेक्शन को ग्रास रूट पे लेके आना है, जिस तरह हमने वैक्सीन शुरू की है। तो ये जब आप कर लोगे, आपके पास प्रॉब्लम कोई नहीं है। हमारी देखो, कोई भी गवर्नमेंट आए, अगर इन चीजों पे तवज्जो ज्यादा दे दे, बिलीव मी, हमारे पास कोई इश्यूज नहीं है, हर चीज स्मूथ करे। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको कहूंगा जी। कि जो भी हुकूमत आती है, उसकी रेट पहचानी जाती है रोड के ऊपर, कि बंदा ट्रैफिक के अंदर किस तरह अपनी गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है या कोई भी चला रहा है। अगर वो हेवायर किस्म की चला रहा है, दैट शोज देयर इज नो रेट। सो मैं यही करूंगा कि लेट्स फॉरगेट द पास्ट। आप पुलिस को इतना तकड़ा कर दो कि रोड आपकी सीधी हो जाएगी, आपके मसले हजारों सही होंगे। क्यों? क्योंकि आप दफ्तरों में भी, दुकानों में भी, हर जगह जाके लाइन पे चलोगे। हम वो चीज नहीं कर रहे, और इसको कोविड में भी आपकी मदद आ जाएगी। बहुत अच्छा आपने कहा। टुवर्ड्स द एंड बिल्कुल मैं अली जफर साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के एक क्विक क्वेश्चन करता चलूं। सर, ये मुझे बताएगा, माफियाज की हम बात बहुत सुनते हैं, आप कानूनदान हैं सर, कोई कानून होना चाहिए कि ये माफियाज को कैसे खत्म किया जा सकता है? कानून से मेरी मुराद कि कोई दांतों वाला टुथलेस कानून या कोई इदारे ना हो। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो हम बात बहुत सुनते हैं, रेगुलेटर्स की बात सुनते हैं। ये माफियाज, कब्जा माफिया, स्पेशली चीनी माफिया, कैसे इनका तोड़ क्या है सर, अगर आप इख्तिसार से बता सकें? देखिए जी, कानून तो है। अच्छा। कब्जा माफिया की आपने बात की, उसका कानून बिल्कुल है। ठीक। लेकिन अब मसला ये होता है कि उनको पकड़ेगा कौन, उनको कौन, कब्जा माफिया को जाके फिजिकली वहां से कौन हटाएगा? ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम है। इसी तरह आपका शुगर माफिया है, होर्डिंग के खिलाफ कानून भी है, अच्छा, सख्त कानून है। लेकिन वही सवाल होता है कि कौन पकड़ के उनको जेल में डालेगा और कौन ये चीज खत्म करेगा। तो ये पहली बार हुआ है हमारी हिस्ट्री में कि एक हुकूमत ने वाकई ही इन माफियाज को पकड़ना शुरू किया है। और जिस तरह बी साहब ने कहा, ये एक दिन का काम नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, एकदम चेंज नहीं आते ये, लेकिन उसका प्रोसेस शुरू हुआ है। और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े माफियाज अभी पकड़े जा रहे हैं, अब उसके बाद उससे छोटे भी आएंगे। ये ऊपर से शुरू किया गया है ताकि नीचे तक ये दुरुस्त हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पीजीमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौसम मेहमानों से हमने गुफ्तगू की, मुख्तलिफ नुकाती गुफ्तगू थी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो ज़रा इक्तिसादी सूरत हाल पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इन्फ्लेशन, महंगाई, आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे थे कि रमज़ान शरीफ की आमद है, उस दौरान वो खुद पर्सनली सुपरवाइज करेंगे कि जो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हैं इनमें कमी लाई जा सके। एक नई इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल भी वज़ीर आज़म ने अपनी सरबराही में कायम की है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, तमाम नुकात पर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा हम लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल कयूम सुलैरी साहब। आप एसडीपीआई के सरबराह हैं और वज़ीर आज़म ने जो अभी अपनी इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल बनाई है उसमें आप मेंबर हैं। आबिद कयूम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप मुझे बताइएगा, एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल तश्कील दी गई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में। उसमें आप भी मौजूद हैं, शौकत तरीन साहब भी मौजूद हैं, सलीम रज़ा साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा और भी बड़े पाकिस्तान के जाने माने नाम, आरिफ हबीब साहब हैं, शमशाद अख्तर साहिबा मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस मुशावरती काउंसिल थिंक टैंक से आप समझते हैं पाकिस्तान जो इक्तिसादी मंझदार में फंसा हुआ है, इससे बाहर निकाल लेगी ये मुशावरती काउंसिल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी फाइनेंस टीम? सर देखिए, ये कहा जाता है कि एक से दो भले जो एडवाइजरी काउंसिल्स होती हैं उनका काम जो है वो मशवरा देना होता है। अच्छा। और अगर आप देखें एडवाइजरी काउंसिल को पिछली एडवाइजरी काउंसिल्स की तरह यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं उनके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और ये दो तरफ से काम करती है। एक होता है हुकूमत जब प्लान बनाती है, मुआशी पॉलिसी तैयार करती है, वो प्रेजेंट करती है कमेंट्स के लिए इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल में। काउंसिल के मेंबर जो हैं अपनी अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक राय दे रहे होते हैं। और दूसरा ये होता है कि ये जो 13 रुकनी जो काउंसिल 13 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं जी। इसमें वो सब कमेटीज में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा। और अपनी अपनी ग्रुप्स में अपनी वो एक्सपर्टीज है उसके मुताबिक वो अपनी तजावीज जो है वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माजी में हमने देखा कि पॉवर्टी पे एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे बन गया, एक मैक्रो इकोनॉमी पे बन गया, सोशल प्रोटेक्शन पे बन गया। तो ये ग्रुप्स जो हैं ये अपनी तजावीज देते हैं। तो ये दो तरफा जो है कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन होता है। और जब ये सारे दिमाग मिलकर बैठते हैं तो कोई ना कोई आउट ऑफ बॉक्स इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो आ जाती है जिसपे कि हुकूमत जो है फिर इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब सब ये आपने सही कहा कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आती है, हुकूमत इंप्लीमेंट कर सकती है, इसकी रिकमेंडेटरी नेचर होती है। इससे पहले भी बनाई गई थी, आप उसके भी मेंबर थे। फर्क क्या है इसमें, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या उसने काम किया या काम नहीं कर सकी? और ये जो नई अब बनी है जिसमें आप दोबारा मौजूद हैं और बाकी जैसे मैंने नाम लिए बड़े बड़े हमारे नाम हैं, मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं, बैंकर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर से लोग हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क है इसमें और पहली वाली में? देखिए, पिछली वाली जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी हुकूमत की, उसमें भी सारे एक्सपर्ट्स जो थे वो शामिल थे। मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से किसी की भी क्रेडिबिलिटी जो है या उनकी जो इंटेंट है या उनका जो तजर्बा है उसको चैलेंज किया जा सकता था। उसमें डॉक्टर असर जमान थे, उसमें डॉक्टर इशफाक हसन खान, डॉक्टर साकिब शेरानी, डॉक्टर आलिया खान, मैं था, सलीम रजा साहब। नताइज क्यों नहीं निकले, सवाल मेरा ये था फिर उसके, और इसके ये कैसी नतीजा खेज साबित हो सकती है? देखिए, उसमें जो हमारे पहले साल के इजलास थे उसमें ज्यादा डिस्कशन इस चीज पे थी कि आईएमएफ जो है उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता तो आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, तो फिर किन किन चीजों पे हमें माइंडफुल होना पड़ेगा। उसमें इख्तिलाफ राय भी होता था, लेकिन चूंकि मेजोरिटी पे डिसीजन होते थे तो मेजोरिटी पे डिसीजन हुए। तो मेरा नहीं ख्याल के वो जो वो वाले और उसके भी सब ग्रुप्स थे जिन्होंने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी, और असद उमर साहब ने उन रिकमेंडेशंस को ऑन भी किया, और उनमें से बहुत सी रिकमेंडेशंस ऐसी थी जिनपे के अमल दरामद भी हुआ। आईएमएफ में हम चले गए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे कि कोविड ने हिट कर दिया। अब कोविड जो है ये एक ऐसा आउटलायर है जिसको कि अगर मैं अपने पॉलिटिकल दोस्तों को समझाना चाहूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी हुकूमत को फ्लड्स ने हिट किया था और उनके अगर जो प्लान थे वो सारे के सारे जो जीरो पे आ गए थे, इसी तरीके से ये कोविड जो है ये उस फ्लड से कहीं बड़ी आफत है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को जिसने हिट किया। और बहुत से ऐसे जो रिकवरी के इशारे थे वो जाहिर बात है कि मुतासर हुए। और अब आगे गोइंग फॉरवर्ड अब ये देखना है कि पाकिस्तान को कोविड की थर्ड वेव से इकोनॉमिक शॉक से महफूज रखते हुए किस तरीके से आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हासिल करनी है, और जो उसका अवाम पे जो नेगेटिव असरात है और महंगाई एक बड़ा असर है जिसका कि प्राइम मिनिस्टर भी बारहा इशारा कर चुके हैं, उसके लिए क्या आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है वो। अच्छा, अब ये मुझे बताइएगा, अब सब ये तो आपने बता दिए, ठीक है, आई एग्री विद यू। अब ये मुझे जरा बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब से सवाल होता है और वो चीनी के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, बल्कि शहजाद अकबर साहब जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब हैं,
उन्होंने बताया कि जी ये 80 लोग हैं, 80 मिले हैं, 100 से ज्यादा है लेकिन काम शायद 80 कर रही है, 89 कर रही है टू बी प्रिसाइज। 4 माह में शायद पूरे पाकिस्तान की चीनी बना लेते हैं, फिर सट्टेबाज है, व्हाट्सएप ग्रुप है। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, अब एक हुकूमत ने गन्ने की कीमत तो मुकर्रर करती है, पहली मरतबा एक्स मिल प्राइस भी मुकर्रर कर दी 80 रुपए फी किलो, रिटेल प्राइस फिक्स कर दिए 85 रुपए, बिकती है मार्केट में 100 से 110 115 भी। क्या किया जाए? और अगर ये जैसे आपकी कोई काउंसिल है वो क्या हुकूमत को मशवरा देगी? वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं सियासी अज़म के इज़हार करें कि वो कम करके रहेंगे, कैसे किया जा सकता है? ऑलरेडी हुकूमत जो है वो कोशिश शुरू कर चुकी है, और वो है पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो शुगर मिल से जो चीनी जो है वो उनके स्टॉकिस्ट को, डीलर्स को जो दी जाएगी, उनका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अभी तक हमारी कोई भी हुकूमती अदारा ऐसा नहीं था, इंक्लूडिंग केन कमिश्नर्स ऑफिस, जिसके पास ये रिकॉर्ड हो। ये तो रिकॉर्ड होता था कि इतने गन्ने से इतनी चीनी बन गई, लेकिन वो चीनी बन के कहाँ पे जा रही है, कौन उसको खरीद रहा है, कौन उसको स्टोर कर रहा है, ये कहीं पे किसी के पास रिकॉर्ड नहीं था। और यही वजह है कि बहुत से बेनामी सौदे भी होते थे, इसमें फॉरवर्ड जो परचेजिंग है वो भी होती थी, सट्टा जो है वो भी खेला जाता था। तब पहली दफा पंजाब में ये लॉ जो है वो अमेंड कर दिया गया है, और अब केन कमिश्नर को जो इख्तियार दे दिया गया है, शुगर मिल पे ये बाइंडिंग है कि वो अपने होलसेलर्स का, स्टॉकिस्ट का डाटा दे, उनको रजिस्टर्ड करें और वो केन कमिश्नर को दें कि किसने कितनी क्वांटिटी में शुगर खरीदी। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो अपने अपने जिले में जो शुगर मिल के बड़े स्टॉकिस्ट होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उनकी जो स्टॉक की पोजीशन है वो रखेंगे। अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसका स्टॉक होल्डिंग में आ जाएगा। तो ये सिंगल स्टेप ही जो है, ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा स्टेप होगा जो कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों को इतदाल पे लेके आएगा। तो फौरी तौर पे चीनी की कीमत कम क्यों नहीं हो रही 85 रुपये अनाउंसमेंट हो जाने की वजह से? तो उसकी वजह यह है कि लोगों ने फॉरवर्ड बुकिंग में जब चीनी खरीदी, हमें पता है कि अप्रैल के सौदे जो हैं वो 120 रुपए में हुए, जो सटा के जो व्हाट्सएप है उसके मुताबिक। मार्च के सौदे जो हैं अगर वो 90 रुपए में हुए हैं, तो 90 रुपए में खरीद के जो इस वक्त स्टॉकिस्ट होंगे वो शायद 95 रुपए में से कम पे ना बेचे। तो हो सकता है कि अभी ये ना जो है वो इस पे लगे, लेकिन जो होल्डेड शुगर जो है वो निकलती चली आएगी, चीनी की कीमतें जो है ये कम होना शुरू हो जाएंगी। इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो बेसिक स्टेप था जो कि होना शुरू हो गया है। अच्छा, अब सर बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हम एक इनकलाबी ज़राई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हम 70% दालें इंपोर्ट करते हैं, हम ज़राई मुल्क हैं। कॉटन जो है हम हमेशा से सरप्लस होते थे, अब शॉर्टफॉल है, इसी वजह से ईसीसी ने सोचा, अगरचे काबीना ने उसको रद्द कर दिया कि भारत से हम इंपोर्ट कर लें। चीनी का आप नोट करें कि हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई का इशू कम है, सप्लाई साइड पे जो है ना वो जानबूझ के रोड ब्लॉक्स बनाई जाती हैं और डिमांड को क्रिएट किया जाता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सट्टेबाजी के ज़रिए। क्या आपका एक इदारा भी है, ज़राई पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए कि हम खुद कफील हो? खाने का जो ऑयल है वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं, दालें भी बाहर से मंगवाते हैं, ज़राई मुल्क हैं, और गंदम का भी जो कीमत है उसमें भी इजाफा हुआ है। क्या हमारी पॉलिसी की खदोखल क्या हो सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं? देखिए, चंद स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है वो तो ये है कि जो ज़राई यूनिवर्सिटीज, जो रिसर्च के अदारे ज़राअत के, और जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, उनको एक वेवलेंथ पे लेके आना, ताकि जो रिसर्च हो रही है वही मैसेज आगे पहुंचे। दूसरा जो है वो एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग है। क्लाइमेट चेंज बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तान को मुतासर कर रही है। हमारी जो एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग, यानी किस जगह पे टेम्परेचर और बारिश के हिसाब से क्या उगाना चाहिए, वो 1980s की थी जो नेशनल एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग थी, उसको अपडेट होना है। फिर उसके मुताबिक सीड की जो नई वैरायटीज हैं वो लेके आना है, क्योंकि इस वक्त हमारी कपास के जो सीड है, जो गंदम का सीड है, जो बासमती चावल का सीड है, वो अपनी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो मजीद यील्ड नहीं दे पा रहे, तो हमें मौसमी तगैर के हिसाब से नए सीड जो है वो लेके आना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये सारी चीजें होंगी तो हम अपना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे। इस वक्त आपका जो एडिबल ऑयल है $3 से $4 बिलियन का वो इंपोर्ट हो रहा है, वो हम यहाँ पे ग्रो करना चाहिए। ऑलिव और बाकी ऑयल सीड क्रॉप्स जो है, सनफ्लावर, कनोला, मस्टर्ड ऑयल जो है उसकी क्रॉप्स। इसी तरीके से गंदम जो है उसको देखना है, कमात की फसल जो है चीनी के लिए उसको देखना होगा। दालें जो है वो बाहर से आती हैं, उनको देखना है। कॉटन की बात हमने कर दी कि वो सीड अगर बेहतर आ जाएगा तो यकीनन कॉटन की यील्ड जो है बेहतर हो जाएगी। तो ये
कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो है वो लाना पड़ेगा। इस वक्त बदकिस्मती से एग्रीकल्चर जो है वो कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे नहीं होती है। एग्रीकल्चर इसलिए होती है कि हमारे जो काश्तकार घराने हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा टैबू और स्टिग्मा होता है कि वो घर की गंदम की बजाय बाजार से जाके वो 20 किलो वाला या कुछ थैले वाला आटा जो है वो लेके आए, तो वो बेचारे अपने सर पे सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हमें मॉडर्नाइज भी करना होगा और थोड़ा सा होगा कि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सके। अच्छा, टूवर्ड्स दी एंड सर ये मुझे बताइएगा, आपका कमेंट ले लूं फिर प्रोग्राम क्लोज करना है। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात हो रही है, अपोजिशन को इस पे बहुत से खदशात हैं, आपका मैं इस पे व्यू लेना चाहूँगा। एक रेगुलेटर को आज़ादी मिलनी चाहिए, किस हद तक मिलनी चाहिए? फिर ये बिजली के जो निर्ख हैं या IPPs हैं, इस पे ज़रा आप ओवरव्यू हमें दे दीजिएगा। वक्त की किल्लत आड़े है, लेकिन आपकी इस हवाले से क्या मेरा ख्याल है पहले तो हमें अपना सवाल ठीक करना होगा, स्टेट रेगुलेटर को आज़ादी मिलना चाहिए या नहीं। ये ऐसा ही सवाल है जैसे हम ये आज के दौर में पूछे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं, या फास्ट से टीके लगवाने चाहिए या नहीं। रेगुलेटर्स को इंडिपेंडेंट होना है, इस चीज पे जरूर बहस हो सकती है। जवाबदेह भी होना है। आज़ादी के खादोखाल जो है वो क्या होंगे, इस बात पे भी बहस हो सकती है कि जब आप किसी को आज़ादी देते हैं तो उस पर जिम्मेदारी क्या सौंपेंगे, कौन से ऐसे TORs हैं, कौन से ऐसे गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि स्टेट बैंक को या ओगरा या नेपरा को पूरे करना होंगे। ओगरा और नेपरा को जब ऑटोनॉमी मिलती है तो उससे बिजली के नरक या गैस के नरक कम भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के मुताबिक, और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वहां पे फिर हुकूमत को टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना पड़ रहा होगा कि लोगों को जो कि लोअर इनकम अर्नर है, लोअर मिडिल इनकम अर्नर है, उनको टारगेटेड सब्सिडीज दे, ताकि जो क्रॉस द बोर्ड सब्सिडी वाली रजीम थी वो खत्म होके उन लोगों को जो मुस्तहिक हैं इसके, उनको सब्सिडी पहुंचे। तो ये पैराडाइम शिफ्ट होगी जिसके लिए डाटा ट्रायंगुलेशन जो है, नादरा का डाटा, साफ प्रोग्राम का डाटा, बाकी आपके जो टेलकोस का डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और पाकिस्तान इस सिमत जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद क्यूम सुलैही साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। जो आपकी असाइनमेंट आई है एक प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था जिसमें हमने मुल्क की सियासत, हमारी मुल्क की मईशत और इसके साथ साथ हुकूमत की कारकर्दगी और डिलीवरी गवर्नेंस की बेहतरी के लिए क्या वो वेज एंड मीन्स हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू की। और साथ में एंड में चलते चलते जैसे शुरू में कहा था, कोविड-19 की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है, एहतियात कीजिए। और इसमें आपका भी भला है, ख़ानदान का भी और पूरे माशरे का, मईशत का। आज के लिए यही कुछ। सच के साथ की प्रोडक्शन टीम के हमरा सैयद अनवारुल हसन को PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। आपसे कल रात 10:05 में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।